नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल पुराणी और स्वप्न स्टडीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में रेपो रेट क्या है ये समझने की हमने कोशिश की। रेपो रेट बढ़ने या कम होने से उसका लोन पे क्या असर होता है ये भी हमने समझा, और उसके साथ साथ आरबीआई सरकार का कर्ज कैसे मैनेज करती है, बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है और संपूर्ण बॉन्ड मार्केट के नियम क्या है ये समझने की हमने कोशिश की। और आज रिवर्स रेपो रेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और पूरी मॉनेटरी पॉलिसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में कई क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक पे पूछे जाते हैं, और इसीलिए इस लेक्चर सीरीज में मैं ये सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इससे पहले मेरी क्लास अटेंड की है, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं फिर भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप इस पूरी लेक्चर सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि आने वाले वीडियो बनाने में मुझे आसानी होगी। दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो लेक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आशा करता हूं कि ये पूरा लेक्चर आप देखें। इस लेक्चर में रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से या कम होने से क्या होता है, रिजर्व बैंक की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, रेपो और रिवर्स रेपो रेट से महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाता है, ये सारे कंसेप्ट्स हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। अब दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट की व्याख्या देखते हैं। इट इज द शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स। जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं उसी प्रकार आरबीआई भी अन्य बैंकों से लोन लेता है। हालांकि आरबीआई को लोन लेने की जरूरत नहीं है, मगर ऐसे व्यवहार आरबीआई के फंक्शन का हिस्सा है। अभी आरबीआई कैसे फंक्शन करता है ये आप आगे देखेंगे। अब हमें देखना है कि रिवर्स रेपो व्यवहार में बॉन्ड का स्थान क्या है। जिस प्रकार अन्य बैंक शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं और लोन लेते समय गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार जब आरबीआई को शॉर्ट टर्म लोन लेना होता है तो उससे गवर्नमेंट बॉन्ड्स अन्य बैंकों के पास गिरवी रखने पड़ते हैं। अगला सवाल है, रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट तो आरबीआई ही तय करता है, बट उसके बढ़ने से बैंकों को ज़्यादा ब्याज कमाने का अवसर मिल जाता है और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम लोन के रूप में आरबीआई को दे देते हैं। रिवर्स रेपो रेट कम होने से क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट अगर कम कर दिया जाता है तो बैंक ज़्यादा ब्याज नहीं कमा पाएंगे और इसीलिए वो ज़्यादा लोन आरबीआई को नहीं देंगे। इससे क्या होगा, बैंक के पास उद्योगों और व्यक्तियों को कर्ज देने के लिए बहुत पैसा होगा और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन वो अर्थव्यवस्था में बांटते रहेंगे। अब देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है। जिस तंत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता या आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है उसे तरलता समायोजन सुविधा या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। तरलता समायोजन सुविधा रेपो और रिवर्स रेपो के संयोजन से बनाई गई है। रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो दोनों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करता है। तरलता को नियंत्रित करने से मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है। अब देखते हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कैसे काम करती है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा और इस लेक्चर में भी देख रहे हैं, जब बैंक शॉर्ट टर्म लोन आरबीआई से लेते हैं तो उसके बदले में रेपो रेट की दर से ब्याज अदा करते हैं। उसी प्रकार जब आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन लेता है तो रिवर्स रेपो रेट के स्वरूप में
ब्याज अदा करता है। हालांकि दोनों रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दोनों ही आरबीआई ही तय करता है, लेकिन तुलनात्मक रूप में रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है। इसका कारण स्वाभाविक है, क्योंकि आरबीआई बैंकिंग बिजनेस कर रहा है। आरबीआई के पास आने वाला ब्याज और आरबीआई से जाने वाला ब्याज, अगर इसमें आने वाला ब्याज ज़्यादा हो तो इस मामले में आरबीआई को मुनाफा होगा, और मुनाफे के लिए हमेशा रेपो रेट को ज़्यादा रखा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली दो चीज़ें हैं। पहली बात, दोनों व्यवहारों में क्या गिरवी रखा जाता है? तो जवाब है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दूसरी बात, दोनों व्यवहारों में ब्याज कैसे अदा किया जाता है? तो इसका भी जवाब है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ब्याज रेट ऑफ डिस्काउंट इस प्रक्रिया से अदा किया जाता है। अब रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, ये देखने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अभी भी आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ मैं पिछले वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, यहाँ जाकर पहले आप पिछला वीडियो देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपकी सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अब हमें देखना है कि बाजार कैसे चलता है। एक आर्थिक विशेषज्ञ थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, और इन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था से संबंधित किताब लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशंस। और इस किताब में उन्होंने लिखा था कि बाजार डिमांड और सप्लाई इन दोनों फोर्सेस पर चलता है, और इन दोनों फोर्सेस को उन्होंने इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ कहा था। डिमांड या सप्लाई, इन दोनों में तुलनात्मक रूप से जब भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड पुल किस्म की महंगाई शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर रोजगार बढ़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है तो लोग बाजार में जाकर मांग करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी, जिसके कारण डिमांड और सप्लाई इनमें इम्बैलेंस तैयार हो जाएगा। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि जब भी हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तब हम डीमार्ट या बिग बाज़ार चले जाते हैं। कुछ लोग महीने की लिस्ट बनाते हैं और महीने का सामान एक साथ लेकर आते हैं, बट कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग उस लिस्ट से ज़्यादा खरीदते हैं, और इस चीज़ को इम्पल्सिव बाइंग कहा जाता है। और इसीलिए जब भी ऐसा देखा गया है कि रोज़गार बढ़े हैं, लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है, तो डिमांड और सप्लाई में हमेशा इम्बैलेंस देखा गया है, और उस वजह से डिमांड पुल किस्म की महंगाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अब हमें देखना है बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता क्यों बढ़ती है। इसके कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है सरकार का खर्च। सरकार जब भी कोई सड़क बनाती है, कोई ब्रिज या कोई फ्लाईओवर बनाती है, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या मनरेगा योजना जैसी योजनाओं को चलाती है, तो इनके रूप में कई सारा पैसा अर्थव्यवस्था में छोड़ा जाता है। अलग अलग प्रकार से लोगों की आय बढ़ जाती है, लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा हो जाता है। आपको यह भी पता होगा कि हर 10 साल बाद केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है। पिछले 10 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी है, इसको ध्यान में रखकर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन कितने बढ़ाने जाने चाहिए, इस मामले में वो केंद्र सरकार को सुझाव देती है। जैसे ही केंद्र सरकार वेतन आयोगों को गठन करती है, उसी प्रकार राज्य सरकारें भी वेतन आयोगों को गठन करती है। अगर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा देती है तो उसके साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा देती है। अगर सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ने लगते हैं तो उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा देती है। इसका कारण सरल है। प्राइवेट सेक्टर कभी भी ये चाहेगा कि जो टैलेंट है वो हमेशा उसके पास आए, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहें हमेशा पब्लिक सेक्टर या सरकारी क्षेत्र से ज़्यादा होती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए लागू कर दिया है। ऐसे जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है उससे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फैलने लगता है। सरकार का खर्च किस प्रकार होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा।
सरकार का जो बजट होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है राजस्व और दूसरा होता है खर्च। जब राजस्व कम इकट्ठा होता है और तुलनात्मक रूप में जब खर्च ज़्यादा होता है तो सरकार को राजस्व घाटा होता है। और इस प्रकार जब भी सरकार को वित्तीय घाटा होता है तो उसको भरने के लिए सरकार कर्ज लेती है। इसे वित्तीय वित्त पोषण कहा जाता है। जब भी सरकार फिस्कल डेफिसिट को भरने के लिए कर्ज लेती है या वित्तीय वित्त पोषण करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में फैलने लगता है और उससे भी महंगाई शुरू होने लगती है। अब हमें यह भी देखना है कि बैंकों ने अगर सस्ते दामों में कर्ज देना शुरू कर दिया तो क्या होगा। अगर बैंकों ने व्यक्तियों को या उद्योगों को कम ब्याज दरों में लोन दिया तो व्यक्ति या उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और लोन लेकर खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में आता रहेगा। इस परिस्थिति के विपरीत हमें यह भी देखना है कि अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होने से क्या होता है। अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होती है, कैश की कमी होती है या लोगों की आय कम हो जाती है या बेरोजगारी बढ़ती है तो उसके कारण मांग घट जाती है। लोग बाजार में जाकर मांग कम कर देते हैं और जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का घटना इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। अगर डिफ्लेशन का चक्र शुरू हो जाता है तो उसे अंग्रेजी में डिफ्लेशनरी साइकिल कहा जाता है। डिफ्लेशनरी साइकिल अगर बढ़ती जाएगी तो उससे आर्थिक मंदी आने का खतरा हो जाता है। अब डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशनरी साइकिल क्या है और आर्थिक मंदी क्या है, यह हमने एक अलग लेक्चर सीरीज में कवर किया है। भारत में चल रही आर्थिक मंदी को लेकर मैंने एक अलग लेक्चर सीरीज बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी हम सबने देखा कि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाने से या तरलता कम होने से क्या होता है। अर्थव्यवस्था में तरलता अगर बहुत बढ़ जाती है तो उससे महंगाई का खतरा होता है। तरलता अगर कम हो जाती है तो उससे डिफ्लेशन या आर्थिक मंदी का खतरा होता है। इसीलिए आरबीआई हमेशा यह कोशिश करती है कि अर्थव्यवस्था में तरलता नियंत्रित रहे और अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इजाद किया है। और हमने देखा है कि एलएफ या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो व्यवहार और रिवर्स रेपो व्यवहार ये दोनों किए जाते हैं और इन दोनों के मदद से अर्थव्यवस्था में महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक्स दी है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम का चैनल हो या फिर मेरी वेबसाइट हो, इन सब की लिंक्स मैंने दी है। दोस्तों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मॉनेटरी पॉलिसी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स है। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स हो या यूपीएससी मेंस हो, इसमें ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी आपके पास समय है, लॉकडाउन चल रहा है, आप आपके घरों में बैठे हुए हैं, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, मेरे वीडियो बार बार देखिए और आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। इस साल एग्ज़ाम्स होंगी या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं है और जब भी ये एग्ज़ाम्स होंगी तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मुझे ये सब नहीं आता, ये अवस्था नहीं होनी चाहिए। आज आप जितनी मेहनत करोगे, आज जितना पसीना बहाओगे, तो युद्ध के समय आपको कम खून बहाना पड़ेगा। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर के सारे टॉपिक्स आप समझ गए हो। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अगर दोनों को बढ़ाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में चलन का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है, तरलता कम हो जाती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अगर कम किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती है। एक साधारण एस्टिमेट है और उसके हिसाब से अगर इन दोनों रेट्स को 1% से बढ़ाया जाए तो अर्थव्यवस्था में लगभग 1 लाख कोटि
कम हो जाते हैं। और इन दोनों रेट को 1% से अगर कम किया जाए तो लगभग 1 लाख कोटि अर्थव्यवस्था में डाले जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।